वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि जरूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार खुली बहस और विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कानून का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों से लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना है। इस विधेयक के जरिए मौजूदा वक्फ अधिनियम की कमियों को दूर करने के साथ साथ वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाना और वक्फ रिकॉर्ड के कुशल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव लाकर वक्फ बोर्ड की दक्षता को बढ़ाना है। इस विधेयक को पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल पर और अधिक विचार विमर्श के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। समिति को लगभग 97 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल नई दिल्ली में इस करार पर हस्ताक्षर के समय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। श्री मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ स्वयं को सुलभ और कुशल बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए ईपीएफओ 3.0 के रूप में विकसित कर रहा है। नए शामिल 15 बैंक सालाना लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान करेंगे और कर्मचारी सीधे इन बैंकों से लेन देन कर सकेंगे। भारत और चिली ने कल नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि चिली लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार देश है। इस अवसर पर चिली के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चिली की प्रतिबद्धता को दोहराया। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वित्त वर्ष में 25 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में क्षेत्र में लगभग 35% वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में सबसे अधिक वृद्धि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई है, जो लगभग 38% बढ़कर लगभग 21 गीगावाट हो गई है। जोशी ने कहा कि पीएम कुसुम योजना में भी अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने के बाद से 1,10,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी टिप्पणी में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां विकास की राह में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल से श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मेनन ने कल कोलंबो में आकाशवाणी से इस यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास भारत के विकास का लाभ लेने के पर्याप्त अवसर हैं। मेनन ने कहा कि उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा श्रीलंका में निवेश और पर्यटन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। अब विमान यात्री आयात निर्यात के लिए रत्न, आभूषणों और मशीनरी के नमूने अपने व्यक्तिगत सामान में ले जा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन नमूनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू करने जा रहा है। निर्यात की व्यवस्था इस वर्ष 1 मई से 9 हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएंगी। देश भर में टोल शुल्क में तत्काल प्रभाव से 4 से 5% तक की वृद्धि कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे राजमार्गों के रखरखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। कारों के लिए मासिक पास की दर 930 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए कर दी गई है। संशोधित दरें देश भर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगी।
देश भर में बच्चों को गोद लेने के मामले काफी बढ़ रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में 4,515 बच्चों को गोद दिया गया। ये आंकड़ा पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने भी 8,000 से अधिक बच्चों को गोद लेने के लिए उपलब्ध कराया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एआई संचालित आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन में पिछले महीने में 21% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण समाधान की शुरुआत के बाद से 130 करोड़ से अधिक लेन देन किए गए हैं, जो इसके बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के 98% से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6,366 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अब भी लोगों के पास हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में कल एक पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है और 6 लोग घायल हैं। अपराध नियंत्रण शाखा ने इस अवैध फैक्ट्री के मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को पेशी के लिए तीसरा नोटिस भेजा है। उस पर एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने का आरोप है। पुलिस ने कुणाल कामरा से 15 अप्रैल तक हर थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 भारतीय मछुआरे आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। इन मछुआरों को इस वर्ष 19-20 फरवरी को रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम से गिरफ्तार किया गया था। म्यांमार में पिछले सप्ताह के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2,719 हो गई है। 4,500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 441 लोग लापता है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन ओंग वांग के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को अब तक 625 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेज चुका है। कल 442 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री लेकर विशाखापत्तनम से एक और जहाज यांगून के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत म्यांमार को और अधिक सहायता देने के लिए तैयार है। पिछले सप्ताह म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका असर थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और दक्षिण पश्चिमी चीन पर भी पड़ा था। इजराइल का कहना है कि हमास बंधकों को रिहा करने से इनकार कर उसे युद्ध जारी रखने के लिए लगातार उकसा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने बताया कि हमास गाजा के लोगों की इच्छा और गुस्से की लगातार अनदेखी कर रहा है और अपने ही नागरिकों का दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमास ने इस सप्ताह गाजा पट्टी में कई लोगों को प्रताड़ित करने के बाद उनकी हत्या कर दी। विदेश मंत्री ने आशा भी व्यक्त की कि लेबनान अपने यहाँ सक्रिय इसराइल विरोधी आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए कार्रवाई करेगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 52 रन बनाए और सिमरन सिंह ने 69 रन बनाए। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। बेल्जियम में आयोजित एजल हॉफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत की निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। निहारिका ने 40.72 और 40.34 अंकों के साथ ये खिताब जीता। अगले 5 दिन तक दक्षिण भारत के कुछ और तटवर्ती इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे और कर्नाटक में आज और कल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और कर्नाटक में तेज बारिश होने का अनुमान है। आज के सभी समाचार पत्रों ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश होने को अपनी सुर्खी बनाते हुए विस्तार से दिया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संग्रह में मार्च के महीने में लगभग 10% की बढ़त अमर उजाला में है। अब ये बढ़त 1,96 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है। मार्च के महीने में लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई के जरिए रिकॉर्ड 24 लाख करोड़ से अधिक के लेन देन की खबर जनसत्ता में है। यह फरवरी महीने की तुलना में 12% से भी अधिक है। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को विस्तार से दिया है। नवभारत टाइम्स ने सोशल मीडिया पर बढ़ती रील्स की आदत को अब सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि आंखों के लिए भी गंभीर खतरा बताया है।